हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने कुछ प्रोमिनेंट बातें कुछ टर्म्स के बारे में करी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में ये जो 3 घटनाक्रम हुए थे दुनिया में विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर एनर्जी का जो एक्सीडेंटल लीकेज हुआ था, हमने वो डिस्कस करा था। एक हमने पढ़ा था 3 माइल्स आइलैंड की केस स्टडी को, दूसरा चर्नोबाइल और तीसरा फुकुशिमा डिज़ास्टर को। ठीक है। 3 माइल्स आइलैंड जो घटना थी वो मैंने आपको बताया था, वो यूएसए की थी। चर्नोबाइल जो था ये घटना हुई थी यूएसएसआर में, लेकिन पर्टिकुलरली वो उस टाइम पर जब यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट था। आज तो रशिया और यूक्रेन दोनों अलग हैं, ये तब की बात है। और फुकुशिमा हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ था जापान के अंदर। और मैंने आपको बताया था अगर न्यूक्लियर एनर्जी को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से दो उसके साथ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है। एक तो कभी भी एक्सीडेंटल लीकेज हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब भी कोई न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर रहा है या न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के बारे में कोई कंट्री सोच रही है तो उसे पता होना चाहिए अगर एक्सीडेंटल लीकेज हो गया तो उसके दुष्परिणाम दुष्प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं जनता के ऊपर, कंट्री के ऊपर, और एक कंट्री के बियॉन्ड भी जाकर न्यूक्लियर एनर्जी के जो रेडिएशंस हैं वो क्या क्या विनाशकारी प्रभाव पुट कर सकती हैं। दूसरा, अगर न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट अच्छे तरीके से फंक्शन कर भी रहा है तो उसके पुर्जे आपको कभी ना कभी चेंज करने पड़ेंगे, और उन पुर्जों में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को ठिकाने लगाना। तो उन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को जब यूज़ कर लेते हैं हम काफ़ी टाइम तक, काफ़ी अरसे तक, तब वो बन जाते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। और रेडियो एक्टिव वेस्ट को ठिकाना लगाना है हमें, उसका सेफ डिस्पोजल कैसे होगा इसके बारे में भी एक कंट्री को पता होना चाहिए जब भी वो न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कर रहे हैं। यहाँ तक अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तो कवर कर लिया था, इसके आगे की बात करते हैं। देखो, हमें ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी के रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के हाई डोजेस होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को भूल जाओ, अभी हम एक अम्ब्रेला टर्म के बारे में बात करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, अगर उसका हाई डोज है किसी एक जगह पर न्यूक्लियर रेडिएशन का, ठीक है, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है, जो न्यूक्लियर रेडिएशंस निकल रही हैं, अगर वो किसी एक जगह पर उनकी मात्रा जो है वो काफ़ी हाई है, इट इज़ अवेलेबल इन द हाई डोज, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, जानलेवा हो सकता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज वेरी मच लीथल। ठीक है, जानलेवा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें लोअर डोजेस में, अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसका क्या कुछ विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है क्या, या फिर कुछ भी नहीं होगा? लोअर डोजेस में भी दोस्तों इसकी वजह से बड़े सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब जब भी ये टर्म आती है ना दोस्तों, डिसऑर्डर आपके सामने, इसके दो मतलब होते हैं। या तो फिजिकल डिसऑर्डर जिसकी वजह से शरीर को बीमारियां लगेंगी, या तो मेंटल डिसऑर्डर जिसकी वजह से पर्सन की जो मानसिक स्थिति है वो स्टेबल से इंस्टेबिलिटी की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो डिसऑर्डर किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, और इनमें से सबसे फ्रीक्वेंट, अगर लो डोजेस की भी न्यूक्लियर रेडिएशंस जो है उसका उत्पादन अगर हो रहा है, उसका प्रभाव अगर किसी एक रीजन के ऊपर पड़ रहा है बहुत कम डोज में भी, तो सबसे कॉमन जो डिसऑर्डर देखा गया है इन सारे डिसऑर्डर में से वो ये है कि इंसानों को कैंसर तक हो सकता है इससे। देख रहे हो कि न्यूक्लियर रेडिएशन कितना खतरनाक है, कि लोअर डोजेस में सबसे ज़्यादा जो कम प्रभाव वाला जो डिसऑर्डर अगर किसी को हो सकता है तो वो कैंसर है। और कैंसर कितना जानलेवा होता है और कितना इसका अरसा लग जाता है इंसान को हमें ठीक करने के लिए, तो आप समझ सकते हो। तो सोचो ज़रा, हाई डोजेस में तो पता नहीं क्या क्या ही होता होगा। अब अगर ये स्मॉल डोज का थोड़ा बहुत अगर आपको एक्सपोजर रहे, हमने बात करी थी जैसे आपकी स्किन के ऊपर है कोई न्यूक्लियर रेडिएशन, आपके कपड़ों के ऊपर है, और आपने अगर इसको क्लोथ्स, अगर आपने इसको इनटेक कर भी लिया थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एक स्किन डिसीज़ हो ही जाएगा, या फिर आपको कोई अंदरूनी शरीर की दिक्कतें आना होना स्टार्ट हो जाएंगी, एकदम से आपको कैंसर हो जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसे एकदम से नहीं होती है।
स्मॉल डोजेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्मॉल डोजेस का अगर आपको कॉन्टिन्यूड तरीके से अगर एक्सपोजर मिलता रहता है, यानी कि स्मॉल स्मॉल डोजेस न्यूक्लियर रेडिएशंस की आपके शरीर में बार बार धीरे धीरे करके, हफ्ते हफ्ते करके, साल साल लगाकर अगर एंटर कर रही हैं न्यूक्लियर रेडिएशंस, तो इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। एक तो है सबसे कॉमन चाइल्डहुड ल्यूकीमिया। औरतों में हो सकता है मिसकैरेज। अगर बच्चे किसी एक प्रेग्नेंट लेडी ने डिलीवर करे हैं प्रेगनेंसी के बाद, तो जितना वजन उनका होना चाहिए वो उतना नहीं होगा, अंडरवेट बेबीज पैदा होंगे। जो बच्चे पैदा हो गए हैं उनकी 1 साल से पहले मृत्यु भी हो सकती है, उसको हम कहते हैं इन्फेंट डेथ। उसके बाद देयर कैन बी इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू एड्स होने का खतरा बढ़ सकता है, और कुछ दूसरे आपके शरीर की इम्यूनिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब ये मिसकैरेज, अंडरवेट बेबीज, इन्फेंट की डेथ, एड्स का खतरा और दूसरे इम्यून डिसऑर्डर, इन सब से तो आप रूबरू हो। मुझे आपसे ये जानना है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है ल्यूकीमिया का, या फिर चाइल्डहुड ल्यूकीमिया जिसको हम कहते हैं। क्या मतलब है इस बीमारी का, क्या होता है इस बीमारी के अंदर पर्टिकुलरली, बताओ क्या मतलब होता है ल्यूकीमिया का। अगर किसी को ल्यूकीमिया है तो मतलब क्या, बताओ विभोर, रिया। यस, यस, बचपन से ही अगर किसी को ल्यूकीमिया का मतलब होता है कॉमन तरीके का कैंसर। चाइल्डहुड ल्यूकीमिया का मतलब है एक कैंसर जो कि बच्चों में होता है, ठीक है। तो इसके बारे में ज़रा हम थोड़ी सी बात करते हैं, जो कि आपकी जनरल साइंस में भी काम आएगी। चाइल्डहुड ल्यूकीमिया जो है, इसके बारे में जानने वाली बात यह है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर। अब चाइल्डहुड लिखा हुआ है तो ये कैंसर किस में होगा। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रन, बच्चों में होता है ये। दिक्कत क्या होती है इसमें, यहां पर जो मेन प्रॉब्लम है वो होती क्या, मतलब ये कैंसर बच्चों के शरीर को किस तरीके से प्रभावित करता है। बच्चों की जो बोन मैरो होती है, हाँ मैं बता रहा हूँ डिटेल में। बच्चों की जो बोन मैरो होती है, वो बोन मैरो प्रोड्यूस करने लग जाते हैं एबनॉर्मल तरीके के WBCs। और WBC तो आप जानते हो, वाइट ब्लड सेल्स, मतलब हमारा जो खून होता है उसके वो सेल से बना होता है। तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो बोन मैरो एबनॉर्मल तरीके के RBC नहीं WBC प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। अब इसके कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं, अगर ये बच्चों को हो गया तो उनके शरीर में क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। इसको ज़रा हम समझते हैं। कॉमन सिम्टम्स, एक तो है कि बच्चों को इन्फेक्शन बड़ी फ्रीक्वेंट तरीके से होंगे। देयर विल बी फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। उसके बाद थकान बहुत रहेगी बच्चों के शरीर में दिन भर। अगर वो नींद भी प्रॉपर ले रहे हैं, खाना भी अच्छा खा रहे हैं, फिर भी ना शरीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा थका थका रहेगा। बुखार आता रहता है, बार बार बुखार आता रहेगा। शरीर जो है वो येलो येलो सा लगेगा। देयर विल बी पेलनेस, ठीक है। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि बच्चों के शरीर में फिर ओवरऑल, वैसे तो देखो क्या है कि बोन मैरो ने एबनॉर्मल तरीके से वाइट ब्लड सेल्स का प्रोड्यूस करना शुरू करे, लेकिन आगे जाकर फिर क्या होता है कि जो नॉर्मल लेवल के जो RBCs होते हैं शरीर के अंदर, रेड ब्लड सेल्स,
इसकी मात्रा जो है वो कम होती चलेगी, क्योंकि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है कि अगर आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि जो वाइट ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं तो फिर आरबीसीज जो है रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम नहीं होंगे, वो भी कम होने लग जाते हैं। डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो तो कम हो ही रहे हैं पहले दिन से ही, और उसके साथ ये जो प्लेटलेट्स हैं, ये जो प्लेटलेट्स हैं ये भी गिरते रहते हैं शरीर के अंदर। तो ये कुछ कॉमन दिक्कतें हैं जो कि बच्चों के शरीर में होती हैं व्हेन दे सफ़र फ्रॉम चाइल्डहुड ल्यूकीमिया। अब इसका इलाज बेसिकली कैसे हो सकता है? अगर हमें चाइल्डहुड ल्यूकीमिया के से पीड़ित जो बच्चे हैं, अगर हमें उनका ट्रीटमेंट करना है तो उस ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, हम बच्चे का ट्रीटमेंट जो है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। एक तो है कि हम कर दें कीमोथेरेपी, सबसे कॉमन। एक होती है रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। फिर एक होता है अगर बोन मैरो के अंदर सारी ये दिक्कतें थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चाइल्डहुड ल्यूकीमिया जो है मेन प्रॉब्लम ये है कि बोन मैरो एबनॉर्मल तरीके से डब्ल्यूबीसीज को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए अगर सीवियर ल्यूकीमिया हो रखा है किसी बच्चे को, तो उसके लिए वी हैव अ ऑप्शन ऑफ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो दिस इज हाउ चाइल्ड ल्यूकीमिया इज ट्रीटेड। उसकी प्रॉब्लम क्या है, ये होता क्या है, इसके साथ सिम्टम्स क्या आएंगे, ये मैंने आपको सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बता दी है। बाकी सारा ये जो लिखा हुआ है, मिसकैरेज, अंडरवेट बेबीज, इन्फेंट डेथ्स, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू एड्स एंड अदर इम्यून डिसऑर्डर्स, इसके बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हो ऑलरेडी, और आपको मतलब पता है इसके बारे में, हमें डिस्कशन करने की कोई ज़्यादा नीड है नहीं। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब जो आर्टिफिशियल सोर्सेस होते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के, वो क्या है? आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि मैनमेड जो एक्टिविटीज़ के थ्रू रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो बाहर निकल सकते हैं, तो उसके हमारे पास प्रोमिनेंट सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या होते हैं। एक तो है अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एक्सीडेंट हो और न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो लीक होने लगे, न्यूक्लियर वेस्ट निकले उसकी वजह से। अभी एक्सीडेंट वाली बात हम पहले ही कर चुके हैं, इसको बोला जाता है एक्सीडेंटल लीकेज। और न्यूक्लियर वेस्ट के साथ दिक्कत क्या है कि इसका सेफ डिस्पोजल होना चाहिए, इसको हम ठिकाने कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये सोर्स है कि न्यूक्लियर वेस्ट में से भी ये न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलते रहेंगे, अगर वो वेस्ट बन चुका है तब भी निकलते रहेंगी रेडिएशंस। और अगर कोई एक्सीडेंट हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर तो फिर रेडिएशंस का कहना ही क्या। अगर कहीं पर न्यूक्लियर वेपर की टेस्टिंग हो रही है और उसकी वजह से ये न्यूक्लियर फॉलआउट नाम की ये जो टर्म है आपको दिख रही है, ये न्यूक्लियर फॉलआउट अगर उसकी वजह से निकलता है। अब ये न्यूक्लियर फॉलआउट होता क्या है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। एक छोटी सी ये बस डेफिनेशन है। अगर न्यूक्लियर वर्ड ना भी लिखा हो, जो डिक्शनरी मीनिंग होता है फॉलआउट का दोस्तों सिंपल सा मतलब ही होता है डेंजरस वेस्ट, डेंजरस वेस्ट जो कि निकलेगा, दैट इज कैरीड इन द एयर। हवा में बेसिकली ये वाला जो है वेस्ट निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा? आफ्टर अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने के बाद जो न्यूक्लियर वेस्ट हवा में निकलेगा उसको हम कहते हैं फॉलआउट या फिर न्यूक्लियर फॉलआउट, ठीक है। अब इस फॉलआउट में दिक्कतें क्या होती हैं? इस फॉलआउट या न्यूक्लियर फॉलआउट के वजह से बड़े सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं उनका लीकेज होना शुरू होता है, मतलब वो फैलना शुरू होते हैं,
हवा में तो फैलेंगी, लेकिन हवा के बाद वो बहुत सारी जगह पर सेटल भी हो जाएंगे। जैसे नॉर्मल सी चीज़ है कि किसी बिल्डिंग पर आकर वो थम गए, किसी पानी के स्रोत पर आकर वो थम गए, आपके कपड़ों पर आपका आकर या आपकी स्किन पर आकर वो बैठ गए। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं तो वो बिल्कुल एटम्स के साइज़ के, ऐसे तो विजिबल होंगे नहीं आपको क्योंकि वो रेडिएशंस हैं। लेकिन ये धीरे धीरे कर कर हवा में फैलने के बाद बहुत सारी चीज़ों पर आकर, चाहे वो इंसानी शरीर हो, जानवरों का शरीर हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, उनके ऊपर आकर डेरा जमा लेते हैं अपना। और ऐसे कुछ प्रोमिनेंट जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं जो कि न्यूक्लियर फॉलआउट की वजह से निकलते हैं, वो जो साइंटिस्टों ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, दे आर स्ट्रोंटियम 90, Ca-137 एंड आयोडीन 131। तो ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो कि न्यूक्लियर फॉलआउट की वजह से निकलते हैं, वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट जो 3 नाम यहाँ पर आपको दे रखे हैं, आप इसको याद कर सकते हो। स्ट्रोंटियम 90, Ca-137 एंड आयोडीन 131, ये कुछ प्रोमिनेंट है। उसके बाद दोस्तों, रेडिएशंस की वजह से भी ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो हैं ये बाहर निकल सकते हैं। रेडिएशंस और ये होंगी कैसे? माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से। अगर आप रेडियो एक्टिव मटेरियल को माइनिंग करके निकाल रहे हो तो रेडिएशंस फैलेंगी और उसकी वजह से भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है वो इधर उधर फैलेंगे, बेसिकली उनकी रेडिएशंस फैलेगी। माइनिंग अगर होती है रेडियो एक्टिव मटेरियल की तो ये बहुत ख़तरनाक प्रक्रिया मानी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें रेडियो एक्टिव मटेरियल चाहिए होते हैं ताकि जैसे कोयले के ऊपर हम रिलाई ना करें बिजली के उत्पादन के लिए, या फिर हमें कोई एक बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की प्रक्रिया अगर करनी है और वो कोयले से ना होकर अगर हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से हो, तो आप ऑब्वियसली बात है कि आपको वो एक प्लांट सेटअप करना पड़ेगा उसके लिए। वो होगा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब पावर जनरेशन के लिए। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट की फंक्शनिंग के लिए आपको रेडियो एक्टिव मटेरियल चाहिए पड़ेंगे, और वो रेडियो एक्टिव मटेरियल कहाँ पर जमा है? वो धरती के अंदर जमा है। तो वो कैसे निकलेंगे? माइनिंग की प्रक्रिया से। तो जैसे माइनिंग अगर होती है रेडियो एक्टिव मटेरियल की, जैसे यूरेनियम की माइनिंग हो गई, थोरियम की माइनिंग हो गई, तो इस माइनिंग प्रक्रिया की वजह से भी ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, और उन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में से ये जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं, ये जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं, बाहर निकलती हैं। यहाँ पर आपको एक फैक्ट बता रखा है, इस फैक्ट को बस अभी के लिए आपको सुनना है। हम इसको क्लास 10th की जो NCERT है हमारी ज्योग्राफी की, उसके अंदर हम डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे इसके बारे में, मोनाजाइट के बारे में। मोनाजाइट बेसिकली ना दोस्तों एक सैंड होती है। यहाँ पर पहले फैक्ट क्या लिखा हुआ है, पहले वो पढ़ लेते हैं। यूरेनियम और थोरियम, ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, मटेरियल्स हैं, ये माइनिंग की प्रक्रिया से बाहर निकलते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था आपको 3 नाम याद रखने हैं, एक यूरेनियम हो गया, एक थोरियम हो गया, और एक और होता है, वो होता है प्लूटोनियम। ये तीनों काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल्स माने जाते हैं। और थोरियम के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है कि मोनाजाइट जो है वो एक और होता है थोरियम का। यानी कि थोरियम जो है वो एक पत्थर के गट्ठे के अंदर बंधा हुआ है, और वो पत्थर का जो गट्ठा है वो मोनाजाइट है। मोनाजाइट की जब प्रोसेसिंग होगी, क्लेंजिंग होगी फैक्ट्री वगैरह में जाकर, क्योंकि वो एक ओर है, ओर हमेशा एक रॉक मटेरियल टाइप होता है जिसके अंदर मिनरल छुपा हुआ है, वो आपको चाहिए, है ना। जैसे हम बात करते हैं आयरन ओर की, कॉपर ओर की, तो ओर को आप डायरेक्टली यूज़ कर नहीं सकते हो, आपको उसको पिघलाना पड़ेगा, उसके ऊपर से मिट्टी पत्थर कंकड़ जिसमें भी वो गड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, आपको उसको हटाना पड़ेगा, और अंदर का जो मटेरियल होगा जो कि आपका मेन मिनरल है, आपको उससे काम है। हमें यहाँ पर काम किससे है? थोरियम से। और थोरियम किसके अंदर होता है? वो मोनाजाइट के अंदर होता है। तो मोनाजाइट जो है वो ओर है थोरियम की, ठीक है। मोनाजाइट बेसिकली ना, मोनाजाइट वैसे सैंड होती है, और मोनाजाइट सैंड इंडिया के अंदर भी पाई जाती है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे NCERT में, क्लास 10 ज्योग्राफी में मैं काफ़ी अच्छी तरीके से आपको इसको कवर करवाऊंगा। वहाँ पर हमारे NCERT के अंदर ये मिनरल्स का नाम का एक चैप्टर है, उसके अंदर ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो मोनाजाइट को अगर मैं आपको दिखाऊं, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है आपकी मोनाजाइट, ठीक है। ये है आपका एक और, इसके अंदर से आपको थोरियम मिलेगा, और वैसे जो मोनाजाइट जो सैंड होती है वो ये है, ठीक है। ये है आपकी मोनाजाइट सैंड। इसकी प्रोसेसिंग क्लेंजिंग होगी तो आपको ये जो थोरियम है आपको इसकी प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ये माइनिंग की प्रक्रिया से भी हमने सीखा कि कैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस
रेडियो एक्टिव मटीरियल और रेडिएशंस, अल्टीमेटली न्यूक्लियर रेडिएशंस बाहर निकल सकती हैं। उसके बाद रेडिएशन से अगर हम एक्सपोज हों, जो कि शरीर के अंदर जो बहुत सारी बीमारियां हैं, बेसिक बीमारियां, उनको डायग्नोस करने के लिए जिन रेडिएशन से होकर हमारा शरीर गुजरता है, उसकी वजह से भी हमारे शरीर को ये रेडियो एक्टिव एक्सपोजर मिल सकता है। और वो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की फॉर्म में कभी कभार हमारे शरीर में एक विनाशकारी प्रभाव पैदा कर सकती हैं। हम अपने शरीर की, अब देखो कितनी ज़्यादा आयरॉनिकल बात है कि हम अपने शरीर के अंदर कोई जो बीमारी लग गई है उसकी जांच पड़ताल करवाने के लिए एक हॉस्पिटल या क्लिनिक जा रहे हैं, और वहां पर डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पस या डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि आपके शरीर के अंदर उस बीमारी को आइडेंटिफाई करा जाए। तो वो जो डायग्नोसिस होगा, उस डायग्नोसिस में अगर रेडिएशन यूज हो रही है, अगर हम उससे एक्सपोज्ड हैं, मतलब वो हमारे शरीर के अंदर आ रही हैं किसी बीमारी को आइडेंटिफाई करने, लेकिन ये एडिशनल दिक्कत बन सकती है कभी कभार हमारे शरीर के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक्सरे और सीटी स्कैन या फिर कीमोथेरेपी। इसलिए आपने सुना होगा जिन लोगों को कैंसर होता है और जो कीमोथेरेपी उनको करवानी पड़ती है, तो कीमोथेरेपी के साथ दिक्कत ये है कि कीमोथेरेपी का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में ऐसी रेडिएशंस पास करी जाएंगी जो कि कैंसर वाले सेल्स को मारेंगी। लेकिन कीमोथेरेपी में एक दिक्कत ये भी है कि कैंसर वाले सेल्स को मारते हुए आसपास जो अच्छे सेल्स हैं, जो कैंसर सेल्स के साथ हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनमें कैंसर का कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन उसको भी मार देती है कभी कभार कीमोथेरेपी। इसलिए पर्सन जो कैंसर से जूझ रहा होता है ना, इसलिए वो इतना वीक हो जाता है, उसके सारे बाल झड़ जाते हैं, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं। अगर थ्रोट कैंसर है तो पर्सन जिंदगी भर फिर कभी कुछ खा नहीं पाता है, या फिर कैंसर के दौरान तो कुछ सॉलिड फूड तो इनटेक कर ही नहीं सकता, उसको लिक्विड उस पर डाइट पर रहना पड़ता है। अब दिक्कत ये कि शरीर में कैंसर था, कीमोथेरेपी पर्सन करवाने जा रहा है, उसके सेशंस हैं कि डॉक्टर ने बोला 3 दिन के बाद आना, हफ्ते के बाद आना, 15 दिन के बाद, 11 दिन के बाद, जो भी मतलब डॉक्टर ने उस पेशेंट को बोल रखा है। कीमोथेरेपी के दौरान पर्सन की बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर एनर्जी जो है वो शरीर की खर्च हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, क्योंकि कीमोथेरेपी रेडिएशंस में जो ये रेडिएशंस पास करी जाती है पर्सन के शरीर में कैंसर सेल्स को मारने के लिए, कैंसर सेल्स के साथ साथ जो अच्छे सेल्स हैं वो भी मतलब मर जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी ये रेडिएशन जो है आ सकती है इससे। लेकिन आपने एक बात और सीख ली कि सारे रेडियो एक्टिव ये जो रेडिएशंस हैं, ये जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं, ये बेकार नहीं है। ठीक है, ये कभी कभार हमारे शरीर में हेल्प करती हैं कि हम डायग्नोस कर सकें बड़ी सारी दिक्कतों को, बड़ी सारी बीमारियों को। ठीक है, ये भी चीज़ आप याद रखना। उसके बाद स्लो न्यूक्लियर रेडिएशंस जो होती हैं बहुत धीरे धीरे तरीके से, वो वैरायटी ऑफ सोर्सेज से उत्पन्न हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्टर्स और लेबोरेटरीज से। ठीक है, जो धीरे धीरे करके ये जो न्यूक्लियर रेडिएशंस जो निकलती हैं वो और ज़्यादा सोर्सेज थे। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं, जो लेबोरेटरीज जहाँ पर ये न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे जा रहे हैं, किसी न्यूक्लियर वेपन को बनाया जा रहा है उस लेबोरेटरी के अंदर। लेबोरेटरी हमेशा साइंटिफिक, मतलब लेबोरेटरी का मतलब तो होता ही यही है कि साइंटिफिक पर्पज से वो करी जा रही है, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर अगर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है जो कि मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड नहीं है, मतलब लेबोरेटरी वर्ड हमेशा मेडिकल फील्ड या दवाई से रिलेटेड वर्ड नहीं होता, वहाँ पर बहुत सारे तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं। लेबोरेटरी तो आप अपने घर में भी बना सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका पर्पज़ क्या है उस लेबोरेटरी क्रिएशन का। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स या कुछ जो लेबोरेटरीज में जहाँ पर इस प्रकार के रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के ऊपर कोई रिसर्च वगैरह चल रही है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना है। तो न्यूक्लियर रेडिएशंस का एक्सपोजर वहाँ पे बहुत हाई नहीं होता है, लेकिन स्लो होता है। अब स्लो होता है तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई दिक्कतें नहीं होंगी, जैसा कि अपने ऊपर पढ़ा कि स्मॉल डोजेस का भी अगर एक्सपोजर लंबे समय के लिए अगर आपको मिलता रहे तो उसकी वजह से बड़े सारे फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं। जैसे सबसे कॉमन तो कैंसर है, फिर जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि चाइल्डहुड ल्यूकीमिया, मिसकैरेज, अंडरवेट बेबीज, इन्फेंट की डेथ होना, एड्स जो है उससे ससेप्टेबल होना, और दूसरे इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ये तो हो गए आर्टिफिशियल सोर्सेज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के। अब हम बात करते हैं कि नेचुरल सोर्सेज क्या क्या होते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के लिए। नेचुरल सोर्सेज में सबसे पहला नाम आता है कॉस्मिक रेज का। और ये कॉस्मिक रेज कहाँ से चली आती हैं धरती के ऊपर? ये उत्पन्न होती हैं स्पेस से। ये उत्पन्न होती हैं स्पेस से। जैसे एटमॉस्फेयर की आप लेयर के बारे में सुनते हो ना, कि पहली होती है ट्रोपोस्फियर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फियर,
फिर होती है मीजोस्फीयर, फिर होती है थर्मोस्फीयर, फिर होती है एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर होता है आउटर स्पेस। तो ये आउटर स्पेस से आने वाली कुछ ये रेज होती है जिसको हम कॉस्मिक रेज कहते हैं। ठीक है। अब कॉस्मिक रेज जो हैं उनके साथ उनका नेचर क्या है, उनके साथ क्या दिक्कतें एसोसिएटेड है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं थोड़ी सी कॉस्मिक रेज के बारे में। कॉस्मिक रेज में दोस्तों सबसे पहले तो आप ये चीज़ याद रखना कि कॉस्मिक रेज हैं क्या। कॉस्मिक रेज एक हाई एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, हाई एनर्जी के ये हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स तो हैं, लेकिन ये आप आंखों से देख नहीं सकते हो, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। ये एटॉमिक न्यूक्लिया की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डैट ट्रेवल थ्रू स्पेस। और इनको हाई एनर्जी क्यों बोला जा रहा था, दे ट्रैवल थ्रू स्पेस एट नियरली, लगभग उनकी जो स्पीड होती है ट्रैवलिंग की, इट इज नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से ये ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए ये हाई एनर्जी है। अच्छा, इनके सोर्सेस क्या क्या होते हैं, मतलब ये जो पार्टिकल्स ये जो ओरिजिनेट होते हैं, तो इनके ओरिजिन के जो सोर्सेस हैं वो क्या क्या होते हैं। इनके ओरिजिन के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन तो है, नाम ही जब कॉस्मिक आ गया तो सन तो है ही यहाँ पर एसोसिएटेड। उसके अलावा आपने कुछ सुना होगा कि ऐसे स्टार्स होते हैं वो फट जाते हैं, बड़े बड़े साइज के स्टार्स होते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी वगैरह के अंदर, पूरी यूनिवर्स के अंदर होते हैं, वो फट जाते हैं। उनके लिए एक नाम यूज करा जाता है, उनको बोला जाता है सुपरनोवास। ठीक है, तो सन हो गया, सुपरनोवा हो गया हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसके ओरिजिन सोर्सेज हैं। ठीक है, कॉस्मिक रेज के। अब दिक्कत क्या होती है, धरती के ऊपर क्या दिक्कत है, ये सब कुछ काम तो आउटर स्पेस में हो रहा है ना, तो हमारा अर्थ कैसे प्रभावित होता है, या हमारा जो लिथोस्फीयर है वो कैसे प्रभावित होता है इससे। दिक्कत ये है दोस्तों कि जब ये जो कॉस्मिक रेज होती हैं, जब ये इंटरैक्ट करती हैं, व्हेन दे इंटरैक्ट विद अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जब हमारे एटमॉस्फेयर के साथ ये टकराती है, इसलिए मैं आपको लेयर्स बता रहा था एटमॉस्फेयर की, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एग्जोस्फियर। तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के लेयर्स के साथ जब ये इंटरैक्ट करती हैं, तो बेसिकली इंट्रैक्शन के साथ साथ ये ना एक तरीके से जगह बनाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ताकि दे रीच द ग्राउंड, ये अर्थ की धरती तक आ जाए, उसके अंदर जगह बना के निकल जाती हैं। अच्छा, क्या ये रुकती भी हैं कि सारी की सारी आ जाएंगी, तो इनके लिए क्या कुछ एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कुछ बैरियर हैं जो इनको रोकेंगे। तो बैरियर हैं जैसे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनको रोकती है, और हमारा जो एटमॉस्फेयर की वेरियस लेयर्स हैं, सारी लेयर्स इनको इतनी इजीली पास होने नहीं देती हैं, रोकने की कोशिश करती है। और मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की एटमॉस्फेयर की कुछ जो लेयर्स हैं, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना पड़े, अर्थ के ऊपर ना पड़े, अर्थ के ऊपर रहने वाले लोगों के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर ना पड़े। तो बेसिकली ये इनको कॉस्मिक रेस को रोक देती हैं, और जब तक वो ग्राउंड तक आती है कॉस्मिक रेस, इनका बेसिक फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाता है। बेसिक फॉर्मेट कैसे चेंज हो जाता है, ये सेकेंडरी पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है।
दे कन्वर्ट देमसेल्स इनटू सेकेंडरी पार्टिकल्स, मतलब खुद से नहीं, दे डू नॉट कन्वर्ट देमसेल्स इनटू सेकेंडरी पार्टिकल्स, बल्कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की और अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, कुछ लेयर्स इनकी ओरिजिनल जैसे हाई एनर्जी जो पार्टिकल्स हैं उनको सेकेंडरी पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं, ताकि अर्थ के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो ना पड़े। ठीक है, लेकिन फिर भी जो पार्टिकल्स कॉस्मिक रेज के, या अल्टीमेटली हम बात करेंगे कॉस्मिक रेज जो अर्थ के सरफेस तक आने में कामयाब हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं कि वो फिर बन जाता है एक रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनके अंदर जो ऑब्वियस की बात है, हम रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन उसको क्यों कहते हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशन किसी को क्यों कहते हैं, क्योंकि जो उसका न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है काफ़ी ज़्यादा, और वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो वो कुछ ऊर्जा जो है वो उत्पन्न करेगा जो कि एक रेडिएशन बन जाएगी। तो नेचुरल सोर्सेज में सबसे पहले तो हुआ कॉस्मिक रेज जो कि आउटर स्पेस से आती हैं, और उसके अलावा एक है टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस ये कहाँ से पैदा होती हैं, ये पैदा होती हैं फ्रॉम रेडियो न्यूक्लियाइड्स, जो कि अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, एंड वेरियस मिनरल्स। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब अर्थ के सरफेस से, अर्थ के क्रस्ट से उत्पन्न होने वाली कुछ रेडिएशंस, वहां से भी ये रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस है वो बाहर निकलती हैं। पर्टिकुलरली अर्थ की क्रस्ट से तो निकल रही हैं, लेकिन कहाँ से निकल रही हैं, किस चीज़ से निकल रही हैं, उसको हम बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं रेडियो न्यूक्लाइड्स। और ये रेडियो न्यूक्लाइड्स कैसे कैसे होते हैं, एक हो गया आपका रेडियम 224, यूरेनियम 238, थोरियम 232, पोटेशियम 40, कार्बन 40। अब दोस्तों स्क्रीन पर ये नंबर जो हैं ये आपको तंग कर रहे होंगे, और अगर आपने इस पैराग्राफ को ध्यान से सुना है, समझा है, और आज के लेक्चर में आपको ये बेसिकली कुछ टर्म्स दिख रही होंगी, तो आपको ये जो नंबर्स हैं ये देखकर कुछ अजीब सा लगा होगा कि आपने ना बचपन से साइंस की किताबों में 8th 9th 10th जब भी बेसिक वाली साइंसेस आपने पढ़ी हैं 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी, वहाँ पर आप एलिमेंट्स के नाम तो आपने सुन रखे हैं, आपने रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, कार्बन, कुछ नहीं तो आपने पोटेशियम कार्बन तो सुन ही रखा होगा। लेकिन ये जो नंबर लिखे हैं इसके आगे 40, 14, 232, 238, 224, 90, 137, 131, ये क्या है नंबर। तो दोस्तों ये जो नंबर लिखे रहते हैं, जैसे स्ट्रोटियम के आगे 90 लिखा हुआ है, केसियम के आगे 137 लिखा हुआ है, आयोडीन के आगे 131 लिखा हुआ है। सिमिलरली ये जो नीचे लिखा हुआ है, रेडियम के आगे 224, यूरेनियम के आगे 238, थोरियम के आगे 232, पोटेशियम 40 है, कार्बन 14 है। जब भी किसी एलिमेंट्स के आगे, जब भी किसी कंपाउंड्स के आगे, जब भी किसी मिनरल के आगे ऐसा कोई नंबर लिखा होता है, तो दोस्तों वो होता है उसका एक आइसोटोप। और पर्टिकुलरली अगर हम उसे नाम दें तो उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और इसी का ये तीसरा नाम है रेडियो न्यूक्लाइड्स। अब ये जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, कुछ भी कह लो आप उसे, एक ही मतलब है, एक ही बात है, एक ही टर्म है इन सब के लिए, बस मल्टीपल शब्दों में इसको बयां करा जा रहा है। ये होता क्या है, जब भी कोई एक एलिमेंट हो, जैसे कार्बन को मान लेते हैं, कार्बन तो आप जानते हो, जैसे कोयले के अंदर कार्बन है, डायमंड के अंदर कार्बन है, कार्बन एक एलिमेंट है। अब कार्बन के आगे जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ कार्बन 14 का ही एक आइसोटोप होता है, कार्बन के बड़े सारे आइसोटोप होते हैं। इसके बारे में हमने उपेंद्र सिंह की हिस्ट्री के लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करी हुई है। मैं आपको यहाँ पर टू द पॉइंट बात बताता हूँ, जिससे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जब भी किसी एलिमेंट के आगे जो नंबर लिखे होते हैं, तो दोस्तों समझ जाया करो वो एलिमेंट ना अपने एक नेचुरल फॉर्म के अंदर नहीं है, उस एलिमेंट के साथ कुछ ऐसा हो गया है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ। जैसे दुनिया में कोई एक तो कार्बन है नहीं, कार्बन के एलिमेंट्स भी तो हर जगह होते हैं, हमारे शरीर के अंदर खुद होते हैं। तभी तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो किसी लिविंग बीइंग की बॉडी को जानने के लिए
कि ये कितना पुरानी बॉडी है, कितने साल पुरानी है, इसका अवशेष कितना पुराना है, तभी तो उसके ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट करी जाती है, एक मेथड, साइंटिफिक मेथड्स जो है उसके ऊपर अप्लाई करे जाते हैं, जिसमें से एक होता है रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, के पता लगा लिया जाता है कि कितने कार्बन जो है इस डेड बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उससे उसकी एज पता लग जाती है। ठीक है, तो ये जो कार्बन के आगे या किसी भी एलिमेंट के आगे जो नंबर होते हैं 14, 40, 232, 1, 2, 3, 4, कुछ भी नंबर लिखा हो ऐसे कभी भी आपके सामने है, तो आप समझ जाना कि वो उसका एक आइसोटोप है। और आइसोटोप कहने का मतलब ये है कि एक जो पर्टिकुलर एलिमेंट है कार्बन, कार्बन वैसे दुनिया में बहुत सारी जगह पर है, लेकिन एक जो कार्बन है, उस कार्बन के न्यूक्लियस में एक मिसमैच हो गया है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, बिगड़ गए हैं नंबर, ऊबड़ खाबड़ हो गए, ऊपर नीचे हो गए। अब जब ऊबड़ खाबड़ हो गए हैं वो नंबर, तो उस ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से एक इंस्टेबिलिटी उसके अंदर क्रिएट हो गई है, एक उसका अनस्टेबल नेचर क्रिएट हो गया है, जिससे वो ना बेसिकली डगमगा रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, उस वाइब्रेशन के चक्कर में वो रेडिएशन सबमिट कर रहा है। और ये वो तब तक करता चलेगा जब तक उसको अपनी एक स्टेबल फॉर्म नहीं मिल जाएगी। और इसी को हम कहते हैं रेडियो, जहां पर भी, क्योंकि जब वर्ड आ गया रेडियो एक्टिव, तो आप इतना तो आप जान ही गए हो इस चैप्टर के अंदर कि उसके न्यूक्लियस के अंदर कुछ दिक्कत है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका जो नंबर जैसा होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए वो वैसा नंबर नहीं है। तो इसको हम अलग अलग टर्म्स कह के बुलाते हैं, आइसोटोप कह लो, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कह लो, या फिर रेडियो न्यूक्लियाइड्स कह लो। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पर सिर्फ कार्बन लिखा होता और उसके आगे कुछ नंबर नहीं होता, तो क्या तब भी हम उसको आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप या फिर रेडियो न्यूक्लियाइड्स कहते? तो नहीं कहते। जैसे कार्बन 6 होता है, कार्बन 8 होता है, कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है, कार्बन 20 होता है, ये अलग अलग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं कार्बन के। ये कार्बन के आइसोटोप्स की सब कैटेगराइजेशंस होती हैं। अब आप कहोगे सर ये नंबर अलग अलग क्यों है? नंबर अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि किसी में प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो किसी में न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो न्यूट्रॉन कम हो गए, किसी में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। बस जिसमें जैसी मात्रा बदल जाती है तो उसके आगे नंबर लग जाते हैं, 6, 8, 9, 11, 14, सबके अलग अलग होते हैं। जैसे थोरियम में ये नंबर यूज़ नहीं होगा, 14, 18, उसके अंदर नंबर 232, 238 ऐसे नंबर यूज़ होते हैं। तो ये साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए नंबर हैं। हमें इसके पीछे कोई, मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि पोटेशियम के आगे सर ये 40 ही क्यों लिखा हुआ है, कार्बन 40 क्यों नहीं होता है, या कार्बन अगर 14 है तो यूरेनियम 238 क्यों है, ये 14 क्यों नहीं है। ये साइंटिस्टों ने जिसने ढूंढा था उसने अपने हिसाब से लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते हुए, क्योंकि उसका फाउंडर वो था, तो वो बेसिकली ऐसे नंबर दे देते हैं इसको। हमें उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लगाना है, मतलब अपना, क्योंकि साइंस में जो ये नंबर्स या ये जो फॉर्मूला होते हैं इसके पीछे मतलब ये जो कि ऐसे ही फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रखा है हमने इसका। हम अब आप कहने लगो मुझसे कि सर हम हाइट को एच ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हम ओम्स लॉ लगाते हैं, या फिर अगर हम बात करें थर्मोडाइनेमिक फ्लूइड के नेचर की, ठीक है, चाहे वो डायनेमिक फ्लूइड है चाहे वो स्टेबल फ्लूइड है, ठीक है, तो हम उसको एक ये सिंबल होता है, जैसे हम पैस्कल लॉ वगैरह में यूज़ करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में यूज़ करते हैं, कि हम उसको ये रो कह के ही क्यों डिनोट करते हैं, ठीक है। और रो कभी कभार जो है वो फिर एक ऐसे करके भी लिखा जाता है, तो ये सिंबल ही क्यों है इसके। तो ये साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे आप अपने हिसाब से अपने नोट्स बना रहे हो, आपने किसी चीज़ का कोई इन्वेंट करा, कोई फाउंड करा, तो आपके हिसाब से आप उसको कुछ और कह रहे हो, तो बस बेसिकली वो कुछ और कह रहे हैं। लेकिन जो नंबर को बुलाकर ये जो टर्म्स हैं कि इन सबको, चाहे 40 हो, 14 हो, 232 हो, 238 हो, 224 हो, या फिर स्ट्रॉन्टियम में जैसे यूज़ हो रहा है, केसियम में, आयोडीन में 90, 137, 131, नंबर को छोड़ के अगर हम इन सबको बोले आइसोटोप है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एक आइसोटोप है। और आइसोटोप ये आपको सिंबलाइज करता है कि उसका न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है, ठीक है। इतनी बात समझ गए होगे आप लोग, आई होप अच्छे से। अब दोस्तों सवाल ये निकलता है, सवाल ये उठता है कि सर ये जो आइसोटोप है अगर ये कुदरत में ऐसे अवेलेबल है और कुदरत में ही अगर घूम रहे हैं, तो
ये क्या सारे विनाशकारी प्रभाव डालेंगे, क्योंकि आपने इसके लिए भी टर्म बताई कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और आप शुरू में बता चुके हो कि जिसके न्यूक्लियस में, जिस एलिमेंट के न्यूक्लियस में अगर एक इंस्टेबिलिटी है तो वो रेडिएशन उत्पन्न करेगा, और रेडिएशंस के विनाशकारी प्रभाव आप हमें बता चुके हो। तो क्या हम, यानी कि साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, क्या इन आइसोटोप को निचोड़ कर इसको कहीं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में यूज कर सकती है? साइंटिफिक कम्युनिटी, साइंटिस्ट वगैरह जो हैं, क्या हम इसको अच्छे अच्छे कामों में लगा सकते हैं आइसोटोप को, या फिर हमेशा ही विनाशकारी प्रभाव ही डालेंगे? ज़्यादातर तो दोस्तों आपको ये याद रखना कि विनाशकारी प्रभाव ही होगा इनका, लेकिन कुछ कुछ आइसोटोप्स को साइंटिस्टों ने इस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करा है कि वो उनके यूज में आ सकें इन साइंटिफिक लेबोरेटरी, वेरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए, ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ मतलब मेडिकल की फील्ड में भी। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस टर्म के बारे में, जो कि हम जिसको यूज कर रहे थे, जिसको हम कह रहे थे एज रेडियो न्यूक्लाइड। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हमें जो है दोस्तों वो पता होनी चाहिए। अब वो बेसिक बात है क्या? रेडियो न्यूक्लियोइड एक प्रकार का, आप इसको डिफाइन करें कैसे करोगे? इट इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल एलिमेंट। ये केमिकल एलिमेंट का एक फॉर्म है, केमिकल एलिमेंट नहीं है, उसका एक प्रकार है। अब ये क्या कह रहा है राइटर यहाँ पर कि ये केमिकल एलिमेंट का एक फॉर्म है। फॉर एग्जांपल, ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन का एक प्रकार है। कार्बन 6 है, कार्बन 9 है, कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, इस प्रकार से इसका एक प्रकार है। ओरिजिनली जो कार्बन होता है एज अ फॉर्म ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है, ये केमिकल एलिमेंट का एक फॉर्म है, एक रूप है उसका। ठीक है, अब इसका नेचर क्या है? केमिकल एलिमेंट कोई होता है अगर, और ऑब्वियसली बात है एलिमेंट हमेशा बिना नंबर का ही होगा। कार्बन को आप कार्बन ही बोलोगे, आप कार्बन को कार्बन 6, कार्बन 9, कार्बन 12, कार्बन 14 ऐसे करके तो कभी नहीं बोलते हो। आपने 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी में बेसिक साइंसेज में कभी भी ऐसा नहीं सुन रखा है। तो ये जो रेडियो न्यूक्लाइड है, इसकी क्या खास बात है? ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ केमिकल एलिमेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। यह भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो रखा है। और अगर अनस्टेबल हो रखा है तो ये क्या कर रहा है? अनस्टेबल जो भी चीज़ होती है वो रेडिएशन एमिट करती है, अगर वो एलिमेंट है तो। कोई भी चीज़ से मेरा मतलब है, अगर वो एक साइंस की भाषा में अगर वो एक एलिमेंट है तो वो रेडिएशन एमिट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि वाई इट इज़ एमिटिंग रेडिएशंस, क्यों कर रहा है ये रेडिएशंस एमिट? तो उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है, वो बेसिकली डिके हो रहा है। वो डिके हो रहा है, वो मर रहा है, और वो डिके तब तक होता रहेगा, इट इज़ डिकेइंग इनटू अ मोर स्टेबल स्टेट, जब तक उसके अंदर से ये जो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति बैलेंस नहीं हो जाती है, जो कि उसको स्टेबिलिटी ना दे, तब तक ये डिके होता रहेगा। सो इट इज़ डिकेइंग इनटू अ मोर स्टेबल स्टेट, मोर स्टेबल स्टेट। ठीक है, और इसी रेडियो न्यूक्लियोइड को, इसी रेडियो न्यूक्लियोइड को आप एक और इसका नेम जान सकते हो, इसको हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप कह लो, आइसोटोप कह लो, रेडियो आइसोटोप कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा है, ये इम्बैलेंस क्यों क्रिएट हो रखा है इसके अंदर? इसके अंदर इम्बैलेंस इसलिए क्रिएट हो रखा है बिकॉज इसके जो न्यूट्रॉन्स हैं, पर्टिकुलरली जो न्यूट्रॉन्स हैं जो कि इसके न्यूक्लियस में है, इस केमिकल एलिमेंट के, उनका नंबर ऊपर ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, अब इसकी हम कुछ, इस रेडियो न्यूक्लियोइड्स की अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज या आप कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें,
तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इन्हीं बातों से जो मैंने आपको ऊपर बताई उससे रिलेटेड है। एक तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का, रेडियो न्यूक्लियट्स कह लो आप उनको, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा अनस्टेबल होता है। उनका न्यूक्लियस हमेशा अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल जो न्यूक्लियस है ना, वो एक चीज़ को इंडिकेट करता है दैट इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एक्सेस एनर्जी, क्योंकि वो ऊर्जा उनके अंदर से उत्पन्न हो रही है, उनके न्यूक्लियस में से उत्पन्न हो रही है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो ऊपर नीचे हो गया है। ज़्यादातर फर्क इनको न्यूट्रॉन से ही पड़ता है। वैसे जो नंबर जो चेंज हो गया है वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स सबका नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इसके साथ एसोसिएटेड जो है वो ये है कि इट इज़ गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ, जिसको आप कहते हो रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके, ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये स्टेबल बनने के लिए एनर्जी रिलीज कर रहा है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना, ये जो रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक एनर्जी रिलीज हो रही है, और वो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। इस टर्म के बारे में हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बात करी थी। वो एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। और आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अलग अलग प्रकार होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्फा रेज, बीटा रेज, या फिर जो गामा रेज है, उनकी फॉर्म में ये आयोनाइजिंग रेडिएशन जो हैं वो बाहर निकल रही हैं। उसके अलावा मैंने आपको एक और टर्म बताई थी, वो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, और वो ये है जब तक ये डिके होता रहेगा तो उसको हम कहते हैं उसकी हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ मैंने आपको बताया था, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोई आधी जिंदगी के बारे में बात नहीं हो रही है। हाफ लाइफ मतलब वो कब तक डिके होता रहेगा। हर एक जो रेडियो न्यूक्लाइड है उसका एक यूनिक रेट होता है डिके होने का, ठीक है, जिसको मेजर करने के लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। और हाफ लाइफ बेसिकली हमें ये बताता है कि कितना टाइम उसको लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक, ठीक है, ताकि उसके अंदर ये जो एटम्स हैं ये एक प्रकार से स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लें। तो उसके लिए उसको समय कितना लगेगा, उस समय को कैलकुलेट जो करा जाता है वो एक इंडिकेटर से करा जाता है, जिसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। अब हाफ लाइफ भी वेरी करती हैं, ये जो हाफ लाइफ है मैंने आपको बताया था वेरी करती हैं। कभी कभार रेडिएशन एकदम से बाहर निकल आएगी, इट कैन हैपन विद इन सम फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, और कभी कभार इनको लग जाएंगे बिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों करोड़ों साल भी लग सकते हैं इसको। अब हम बात कर रहे थे कि क्या ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज वगैरह को भी सुनकर हमें पता लग गया ये तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, तो क्या इसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी है? इसके यूजेस क्या क्या हैं, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कहाँ का यूज हो सकते हैं? एक तो देखो दोस्तों, इसका यूज है इन मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इमेजिंग के लिए यूज होता है ये, मेडिकल इमेजिंग के लिए। अगर एक छोटे अमाउंट का रेडियो न्यूक्लाइड जो है वो बॉडी में इंट्रोड्यूस करा जाए, छोटे अमाउंट का भी, अगर एक बहुत छोटे अमाउंट का अगर आप एक रेडियो आइसोटोप बॉडी के अंदर अगर इंट्रोड्यूस करते हो, और बॉडी के अंदर वो आप इंट्रोड्यूस करोगे कैसे? अलग अलग तरीके से आप उसको कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था। या तो आप किसी पेशेंट के इंजेक्शन लगा दो, ठीक है, या उसको वो चीज़ जो है वो सॉलो करवा दो, निकलवा दो, या फिर ब्रीदिंग के थ्रू। तो इसकी वजह से होता क्या है, बॉडी में इसको इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से ये जाकर कलेक्ट हो जाता है, एक स्पेसिफिक
ऑर्गन या टिश्यू के अंदर, और फिर एक स्कैनर यूज करा जाता है इसके लिए। जब ये करेक्ट हो गया, फिर एक स्कैनर का इस्तेमाल करके ये जो रेडिएशंस है ना, ये जो रेडिएशंस हैं, ये एक ऑर्गन या टिश्यू पे जाकर इकट्ठी हो गई थी, तो वो रेडिएशन एक बड़ी अच्छी सी क्लीन पिक्चर जो है, ये रेडिएशन बड़ी अच्छी सी एक क्लीन पिक्चर को क्रिएट कर देती है, और फिर उससे उसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि हमारा एक जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है वो फंक्शन कैसे कर रहा है। उसके बाद ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, ये यूज करे जाते हैं इन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो। ये तो हो गया कि इमेजेस को क्रिएट करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट में भी यूज करे जाते हैं ये, ताकि आप ये जो डिसीज सेल्स हैं किसी एक जगह पर, जो डिसीज सेल्स हैं उनको आप एक तो टारगेट कर सको। पहले तो इमेजिंग से टारगेट हो जाएगा, पता लग जाएगा है कहाँ पर, और टारगेट के साथ साथ जब आपको वो मिल गए हैं, फिर आप एडिशनल रेडिएशंस यूज करके उनको डिस्ट्रॉय कर दो उनकी जगह पर। ठीक है, अब ये काम होता कैसे है? ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, इसको हम यहां लिख देते हैं। ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, इनको ना ट्रैवल करवाया जाता है, किसके माध्यम से? खून के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं ब्लड स्ट्रीम, ब्लड फ्लो के माध्यम से स्पेसिफिक सेल तक ये जाते हैं। जहां पर वो दिक्कत होती है, वो बीमारी होती है, स्पेसिफिक सेल्स तक गए, और स्पेसिफिक सेल में जैसे आप एग्जांपल ले लो कैंसर सेल्स का, तो ये एक प्रकार से ये जो रेडिएशंस यहां पर गई हैं, यहां पर आप उसको बोलोगे एक प्रकार से ये उस जगह के लिए एक रेडिएशन डोज है। ठीक है, उसकी वजह से फायदा क्या होता है? जैसे एज कम्पेयर टू कीमोथेरेपी, मैंने आपको कीमोथेरेपी के बारे में इस लेक्चर में बताया कि बुरे सेल्स, बुरे कैंसर सेल्स और तो वो मारती है कीमोथेरेपी की रेडिएशंस, लेकिन आसपास के अच्छे सेल्स को भी खत्म कर देती है। लेकिन ये वाली जो रेडिएशन डोज होंगी, ठीक है, इनकी कोशिश ये रहती है कि आसपास के जो, जिनको हम बोलते हैं सराउंडिंग में जो हेल्दी टिश्यूज हैं, वहां पर उनके डैमेज को मिनिमाइज करा जाए। ठीक है, और लास्ट इसकी जो एप्लीकेशन है, जो इसका जो यूज है, वो है इन साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी इनको यूज करा जाता है। इंडस्ट्रीज और साइंटिफिक जो पर्पसेस होते हैं उसके लिए भी यूज करा जाता है, बहुत सारी जगह पर अप्लाई करके। साइंस में तो यूज करा जाएगा वेरियस रिसर्च करने के लिए कि और ये कहाँ कहाँ पर काम आ सकता है, और इंडस्ट्रीज वगैरह में उसी साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू रिसेंट ईयर्स में कोई एक चीज़ निकल कर आई है, वो ये है कि अगर पाइपलाइंस में किसी भी प्रकार की कोई लीकेज है, तो उस लीकेज को चेक करा जा सकता है इसके थ्रू, रेडियो न्यूक्लियोइड्स के थ्रू। ओके, तो ये दोस्तों हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करी कि दे इंक्लूड कॉस्मिक रेज फ्रॉम स्पेस। नेचुरल सोर्सेज क्या है इसके? दे इंक्लूड कॉस्मिक रेज फ्रॉम स्पेस, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस फ्रॉम रेडियो न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट सच एज रेडियम 224, यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, कार्बन, और इनके जो भी आइसोटोप्स हैं। ये दोस्तों हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करी कि व्हाट इज रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, या सॉरी नॉर्मल रेडिएशंस, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी एक पॉल्यूशन क्यों है, रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन का क्या मतलब होता है,
और इसके नेचुरल सोर्सेज और इसके जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखो, इतनी डिटेल डिस्कशन का फ़ायदा यही होता है कि अब आगे चलकर ये जो मैं आपको टर्म सिखाऊंगा ना, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन किस तरीके से काम करती है, एटमॉस्फेयर की किस लेयर में होती है, इसका हेल्थ इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें समझने में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पर जैसे माइक्रोवेव रेडिएशन वगैरह के बारे में यहाँ पर दे रखा है, आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये जितने भी ये जो चीज़ें आएंगी तो आप इसको समझ सकते हो। जैसे रेडिएशन डोज के बारे में अभी हमने बात करी, ठीक है, कि मेडिकल फील्ड्स में इसका यूज़ हो सकता है। हमने पहले ही बात कर ली है कि एक्सीडेंट्स क्या होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर, सेफ डिस्पोजल का जो इशू है, तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी है। जब तक आप सेफ डिस्पोजल तक आओगे ना मेरे साथ डिस्कशन में, कि उसके मेथड्स क्या होते हैं, कैसे कैसे यूज़ होता है, उसको ठिकाने लगाना कैसे, एक अपने आप में एक चैलेंज है। थोड़ी बहुत बात तो अब हमने सारी जान ली है। फुकुशिमा डिजास्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया, चेरनोबिल के बारे में बता दिया, 3 माइल आइलैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। जब तक आप यहाँ तक आओगे तब तक आपके चैप्टर खत्म भी हो चुका होगा। इसलिए डिटेल्ड में पहले ही जो टर्म्स के बारे में बात हो रही है तो उसको फ्यूचर के लिए क्यों छोड़ना। ओके, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।